गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, देखो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो प्रिंसिपल्स एक तो मैन मेड होते हैं, मींस किसी पर्सन्स के द्वारा बनाए जाते हैं जो कि वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बनाता है। ठीक है, इनको हम किसी लैब में टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनली जो उसका जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल उसके द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और जिनको सभी फर्म्स सभी कंपनीज को या एंटरप्राइजेस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, और उसके बिहाफ पर ही अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अदरवाइज अगर इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो ना करें तो क्या होगा कि सभी फर्म्स के जो अकाउंट्स बनाने का जो मेथड्स होगा वो अलग अलग होगा। कोई एक पर्सन अगर किसी दूसरी फर्म के अकाउंट्स को चेक करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो चेक कर सके, या कंपैरिजन करना चाहे तो कंपैरिजन नहीं कर सकता। इसीलिए सबको ही अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है, ताकि हम फ्यूचर में अगर किसी के अकाउंट्स को चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, अपनी फर्म के साथ उसका कंपैरिजन करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि सबके अकाउंट्स प्रिपेयर करने का जो मेथड है या जो उसने जो प्रिंसिपल अप्लाई किए वो सेम है। इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमें अप्लाई करना पड़ता है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में। फर्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, सेकंड है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे होता क्या चीज है, इनका मीनिंग क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है। जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कहता है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आर द बेसिक अजम्पशन विच आर यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो कंसेप्ट्स होते हैं वो एक ऐसे बेसिक अजम्पशंस होते हैं, यानी ऐसी एक मान्यताएं होती है जो सबको जितनी भी एंटरप्राइजेस सबको मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक एजम्पशंस होती है जो सबको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है जब हम अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग को हम तैयार करते हैं। ठीक है, और ये कंपलसरी होती है, ऑप्शनल नहीं होती है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम इसको हो सकता है हम स्किप कर दें, नहीं, ये कंपलसरी है, हमें हर हाल में इनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये इसलिए कहा गया इसको दे आर जर्नली एक्सेप्टेड बाय ऑल फर्म्स एंड कंपनी। इसीलिए ये जितनी भी फर्म्स और कंपनी है उन सभी को ये कंसेप्ट्स क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, और इन्हीं के बेस पे अकाउंट्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। जबकि अकाउंटिंग जो कन्वेंशन होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशन आर आउटकम फ्रॉम अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय एंटरप्राइजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए जो अकाउंटिंग कन्वेंशन जो होते हैं वो आउटकम कहां से निकल कर आते हैं, आउटकम माने निकल कर आना, कहां से निकल कर आते हैं, जो अकाउंट्स की हम प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी अपना जो एक्सपीरियंस है अकाउंट का, ठीक है, उसके थ्रू, ये जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं उसके थ्रू ये बनाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें चेंज करना पॉसिबल होता है। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट्स होते थे उनमें चेंज नहीं किया जाता था, वो कंपलसरी होते हैं, उसे अप्लाई करना पड़ता था एज इट इज जैसे वो हैं। बट अकाउंटिंग जो कन्वेंशन होते हैं, कहता है मे चेंज विद टाइम टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इनके अंदर हम चेंज कर सकते हैं, अगर हमें बेटर क्वालिटी को इंप्रूव करना है या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से अगर शो करना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा गवर्नमेंट क्या करती है कि टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज को चेंज करती रहती है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो चेंज होती रहती है, तो जिसकी वजह से हमारे को अपने अकाउंटिंग का जो तरीका था, पहले जो हम मेथड जो अपनाते थे अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में, ठीक है, अब जब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज चेंज की है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी हमें कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं ताकि वो बेटर तरीके से हम उसको अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सके। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन में क्या करते हैं, हम अपनी क्वालिटी को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की में इंप्रूवमेंट करने के लिए हम चेंजेस कर सकते हैं, जबकि अकाउंटिंग जो कंसेप्ट्स होते हैं ये चेंज नहीं किए जा सकते, ये कंपलसरी होते हैं और ये चेंजेबल होते हैं, यानी इसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अब एक वर्ड होता है गैप। इसकी गैप एक वर्ड है तुम्हारा GAAP, इसकी फुल फॉर्म है जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये प्रिंसिपल जर्नली एंटरप्राइजेस के द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाती है। ठीक है, तो गैप इसकी फुल फॉर्म है, कई बार ये पूछता है पेपर के अंदर कि गैप क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके अकाउंटिंग कंसेप्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनके मीनिंग पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या क्या होते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, तो इस सब के बारे में हम
पढ़ेंगे अब आगे। अकाउंटिंग जो कन्वेंशन है और जो अकाउंटिंग अजम्पशंस है, ठीक है, इनके नाम के अंदर ही इनका मीनिंग छुपा हुआ है। तो हमारे को पूरा फोकस इनके नाम के ऊपर करना है, क्योंकि नाम के अंदर ही इनका मीनिंग छिपा हुआ है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारे को एक्सप्लेन करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पेपर में जब इसको करेंगे तो इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें फोकस करना है इनके नाम के ऊपर। जैसे पहला है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इसको गोइंग माने होता है वैसे चलते रहना, ठीक है, कंसर्न अजम्पशन इसे हिंदी में बोला जाता है चालू व्यापार की अवधारणा। चालू व्यापार मींस चलते रहना, गोइंग माने चलते रहना। ठीक है, इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हमें मानकर चलते हैं कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं, ठीक है, वो बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम नियर फ्यूचर में मींस आने वाले 2 या 4 साल के अंदर हम इसको क्लोज कर देंगे, नहीं, हम इसको लॉन्ग टर्म तक चलाएंगे। हम ये मान के चलेंगे हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा और काफी अच्छा चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा गया है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ठीक है, इसीलिए जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं, नॉर्मली हम एसेट्स को उसकी बुक वैल्यू पे शो करते हैं, वो इसी वजह से शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। मान लिया हमारा एसेट्स है, कोई मशीनरी है, उस मशीनरी की कॉस्ट अगर 1 लाख है और लाइफ 10 साल है, ठीक है, तो हम उसकी कॉस्ट को हम 1 साल के अंदर उसको खत्म ना करके हम क्या करते हैं, उसकी पूरी लाइफ में उसको उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं। तो एवरी ईयर हम 10,000 उसकी कॉस्ट को राइट ऑफ करते चलेंगे। ठीक है, वो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी अजम्पशंस। कंसिस्टेंसी इसको हिंदी में बोला जाता है स्थायित्व की मान्यता। ठीक है, जैसे नाम है स्थायित्व, कंसिस्टेंसी मींस जो भी हम मेथड हम अप्लाई करेंगे बिजनेस के अंदर, ठीक है, वो मेथड एवरी ईयर सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई इस ईयर में हमने कोई मेथड अपनाया, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में कोई और मेथड हम अडॉप्ट कर लें। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, अगर हम अलग अलग ईयर में अलग अलग मेथड्स को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इसमें कंपैरिजन नहीं किया जा सकेगा कि लास्ट ईयर के बेस पर अगर हम कंपैरिजन करना चाहें तो लास्ट ईयर के बिहाफ पर इस बार इस करंट ईयर में, ठीक है, उसकी वैल्यू में कितना चेंज हुआ है, कितने परसेंट वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और हमें एक सही वैल्यू भी पता नहीं चल पाएगी। इसीलिए बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। बिजनेस के अंदर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन लगाने के वैसे 8 मेथड्स हैं, बट यूज में केवल 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, अब एंटरप्राइजेस ऐसा तो नहीं कि एक ईयर में उसने एक मेथड अप्लाई किया और सेकंड ईयर में कोई दूसरा अप्लाई कर लिया। तो ऐसे में क्या होगा कि जो वैल्यूज निकल कर आएंगी वो डिफरेंट होंगी और उसको हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी अजम्पशन में बोलता है कि बिजनेस के अंदर हम जो भी मेथड को अप्लाई कर रहे हैं वो एवरी ईयर सेम रहना चाहिए, उसमें बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अक्रूवल अजम्पशन। अक्रूवल अजम्पशन देखिए, बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन करना। जैसे किसी को हम गुड्स बेच रहे हैं वो एक ट्रांजैक्शन है, किसी से हम कैश रिसीव कर रहे हैं वो एक ट्रांजैक्शन है, किसी को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं वो एक ट्रांजैक्शन है। तो एवरी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है, उनको हम कब शो करें, कब हमको रिकॉर्ड करें। तो अक्रूवल अजम्पशन हमें कहता है कि बिजनेस के अंदर जैसे ही कोई ट्रांजैक्शंस अक्रू हो जाती है या ड्यू हो जाती है, ठीक है, चाहे वो सेटलमेंट हो रही हो या ना हो रही हो, हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। जैसे ही वो ट्रांजैक्शंस हुई हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे, भले उसकी पेमेंट हमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, हम उससे कोई हमें मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो उसको भी हम बाद में फ्यूचर में रिकॉर्ड करेंगे, बट जैसे हमने उसको ट्रांजैक्शंस को की वैसे हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। सपोज करो हमने एक पर्सन है राम, उसको हमने गुड्स सोल्ड कर दिए 1 लाख के, वो भी 3 मंथ्स के क्रेडिट पर। तो जैसे ही हमने उसको सेल किया गुड्स 1 लाख के, ठीक है, वैसे ही हम उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, भले ही उसकी पेमेंट हमें कब मिलनी है, आफ्टर 3 मंथ्स, बट उसकी ट्रांजैक्शंस जैसे ही वो हुई, मींस जैसे हमने उसको सेल की, हम उसको तुरंत बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, ये नहीं कि हम आफ्टर 3 मंथ्स करेंगे, नहीं, हम उसको आज ही उसको रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो हो चुकी है। ठीक है, सेटलमेंट कब होगी, आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है, तो उस टाइम पे सेटलमेंट की एक ट्रांजैक्शन और रिकॉर्ड कर दी जाएगी, बट फिलहाल जैसे ही हमने सेल की हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे।
तो अक्रूवल अजम्पशन हमें यही कहता है कि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर की जाती है, ठीक है, हम उसको तुरंत रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो सेटलमेंट सेम टाइम हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम अकाउंटिंग कन्वेंशन पर। अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग जो कन्वेंशन है उसमें पहला है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, इसका मतलब है देखो व्यवसाय के अस्तित्व की का सिद्धांत, व्यवसाय के अस्तित्व का सिद्धांत। देखो एंटिटी माने होता है अस्तित्व, पहचान। जैसे हर किसी पर्सन की एक अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। जैसे मेरी पहचान अलग है, ठीक है, आपकी पहचान अलग है। तो इसी तरह से बिजनेस का जो ऑनर है, दोनों का एक अपनी अपनी अलग अलग पहचान होती है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो बिजनेस जो होता है, यानी जो हमारी एंटरप्राइजेस या कोई बिजनेस है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो किसके द्वारा बनाया जाता है, लॉ के द्वारा, ठीक है, कानून ने उसको बनाया गया है, ठीक है। और हम लोग जो है, हम लोग नेचुरल, हमारा बर्थ होता है, तो हमारी पहचान अलग है और बिजनेस को हम एक अलग पर्सन मानते हैं। हालांकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, बट वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको किसने अप्रूवल दिया हुआ है, लॉ ने, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जाएंगी, उन सभी ट्रांजैक्शंस को जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया जाएगा, उसको किया जाएगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किससे किया जाएगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जो भी हम गुड्स परचेज करेंगे या सेल करेंगे, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि ऑनर ने केवल बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट की है, जिसके बिहाफ पर फर्म की या बिजनेस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो उसको प्रॉफिट अर्न करके देगा, ठीक है, और उस कैपिटल के ऊपर वो इसको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो हम अकाउंट्स किसकी तरफ से बनाएंगे या किसकी तरफ से प्रिपेयर करेंगे, बिजनेस की तरफ से, यानी कि फर्म की तरफ से या फिर कंपनी की तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा माप की अवधारणा। क्या बोलते हैं इसको हम, मुद्रा माप की अवधारणा। यानी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर हम केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि मनी की टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती हैं। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो मनी की टर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। ये मैं चीज पहले भी बता चुका हूं कि जो भी मनी की टर्म्स में कन्वर्ट होगी, क्योंकि हमने अकाउंटिंग के डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो मनी की टर्म्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। बाकी ट्रांजैक्शंस भले वो कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। क्योंकि हम केवल क्वांटिटेटिव आइटम्स को शो करते हैं, क्वालिटेटिव आइटम को शो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है, उन ट्रांजैक्शंस को हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जितने मर्जी पीरियड के लिए अकाउंट्स बना रहे, नहीं, ठीक है। और वो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 12 मंथ्स का या फिर 1 ईयर बोल सकते हैं, 12 मंथ्स या फिर 1 ईयर। तो हमारा अकाउंटिंग जो पीरियड है एक ऐसा पीरियड होता है जिस पीरियड में हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, और जो कि नॉर्मली 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण प्रकटीकरण सिद्धांत। मींस बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं, अब उसके बारे में जितनी भी डिटेल्स होती हैं हम उसको पूरी डिटेल में शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसके अंदर कुछ बातों को छुपा लें या हम आधी अधूरी बातें उसमें बताएं, नहीं। इसका मतलब है कि जो भी हम डिस्क्लोज करेंगे ट्रांजैक्शंस या दिखाएंगे वो फुल करेंगे, यानी पूरा डिटेल में, उसके बारे में हम कोई भी बातें नहीं छुपाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आ जाता है। देखिए प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होना है, ठीक है, एक्सपेक्टेड कोई लॉस हो सकता है हमारा फ्यूचर में, या फिर कोई ऐसा एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो सकता है फ्यूचर में, तो उन फ्यूचर में होने वाले लॉस को और एक्सपेंसेस को हमको इस अकाउंटिंग पीरियड में शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फ्यूचर में होने वाले लॉस को और एक्सपेंसेस को शो करते हैं।
बट अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है या कोई इनकम होने वाली है तो उसको हम शो नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है, देखिए मटेरियल जो वर्ड होता है, ये इस वर्ड का मीनिंग है इंपॉर्टेंस, यानी किस चीज की इंपॉर्टेंस अगर होती है ज्यादा तो उसको हम बोलते हैं मटेरियल वर्ड। ठीक है, देखिए एक चीज एक पर्सन के लिए मटेरियल हो सकता है, वही दूसरी चीज उसके लिए इमटेरियल हो सकता है। जैसे सपोज करो आप लोग जो है अर्निंग कोई नहीं करते हो, अभी पूरी तरह से पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हो। ठीक है, तो आज के टाइम में अगर तुम्हारे को किसी को 100 रुपीज देना पड़े तो वो 100 रुपीज तुम्हारे लिए मटेरियल आइटम हो सकता है। क्यों? क्योंकि तुम अर्निंग सोर्स तुम्हारा कोई है नहीं, तो 100 रुपीज किसी को अगर देना पड़ रहा है तो वो तुम्हारे लिए काफी वैल्यू रखता है 100 रुपीज। बट अगर कोई एक जॉब कर रहा है पर्सन या कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या सपोज करो मेरे को ही ले लो, अगर मुझे किसी 100 रुपीज किसी को देना पड़ रहा है और वो मुझे कहीं से अगर नहीं भी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि 100 रुपीज मेरे लिए उतना ज्यादा मायने नहीं रखेगा जितना आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, आपके लिए उस 100 रुपीज की वैल्यू काफी ज्यादा है, बट मेरे लिए उस 100 रुपीज की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बिजनेस के अंदर भी हम केवल उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे लिए मटेरियल आइटम है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई भी आइटम जो इंपॉर्टेंट नहीं है या इमटेरियल आइटम है उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, सपोज करो एक कंपनी है जो छोटे लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, अब मान लिया उसका जो टर्नओवर होता है, टर्नओवर बेसिकली सेल को बोलते हैं, मान लिया उसका जो ईयरली जो टर्नओवर है वो 5 लाख है, तो अब 5 लाख उसका टर्नओवर है। ठीक है, और 50,000 का अगर मान लिया सपोज करो 50,000 रुपीज का अमाउंट उसका डूब जाता है, 50,000 का अमाउंट। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, तो उसके लिए मटेरियल आइटम है। बट एक कंपनी है उसका जो टर्नओवर है, सपोज करो उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस है, तो उसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ रुपीस है तो उसके लिए 50,000 जो है अमाउंट है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए वो आइटम इमटेरियल आइटम कहलाएगा। ठीक है, तो एक पर्सन के लिए या एक कंपनी के लिए एक ऑब्जेक्ट या एक वैल्यू मटेरियल आइटम हो सकता है, दूसरे के लिए वही इमटेरियल आइटम होता है। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट कंसेप्ट, ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। सपोज करो अगर हम कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं मार्केट में, भले ही उसकी वैल्यू कितनी ही क्यों ना हो, ठीक है, हम रिकॉर्ड उसकी कॉस्ट प्राइस पे करेंगे। मान लिया हमने एक मशीनरी परचेज की मार्केट में जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीस की है, बट वो मशीनरी हमको 80,000 में मिल गई, यानी हमने उसे जो परचेज किया उसके बिहाफ पर हमने 80,000 उसको पे कर दिए, तो उस मशीनरी की कॉस्ट हमें 80,000 पड़ी। तो हम जब बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो 1 लाख रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम केवल 80,000 रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को उसकी जो कॉस्ट पड़ी है वो 80,000 पड़ी है। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर हम जब एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी मार्केट प्राइस पे नहीं करते। दोबारा से ध्यान रखना कि उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट प्राइस मींस जिस प्राइस पे हमें पड़ रही है, ठीक है। मार्केट प्राइस में, मार्केट में हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है। नेक्स्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल यानी मैच करना, इसको मिलान का सिद्धांत भी बोल देते हैं। ठीक है, देखो मैचिंग प्रिंसिपल हमें बोलता है कि जब हम किसी रेवेन्यू को अर्न करते हैं या किसी रेवेन्यू को जनरेट करते हैं, सपोज करो हमने क्या किए, हमने 1 लाख मार्कर्स को सेल किया, 1 लाख मार्कर्स को सेल किया, 25 रुपीज का एक मार्कर है, तो 1 लाख मार्कर को जब सेल किया तो हमें रेवेन्यू हुआ है 25 लाख का, टोटल रेवेन्यू में हो गया 25 लाख का। तो ये 25 लाख हमारे लिए पूरी तरह से इनकम नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रेवेन्यू को जनरेट करने में हमने कुछ ना कुछ खर्च किया होगा, मींस इसको प्रिपेयर करने में सपोज करो हमें 20 रुपीज का खर्च करना पड़ा, तो इसकी कॉस्ट होगी 20 रुपीज, तो 1 लाख पेन की जो कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 लाख। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो रेवेन्यू को जनरेट करने में किसने हेल्प की, इसकी कॉस्ट ने, क्योंकि जब तक हम इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे इसको हम सेल नहीं कर सकते। तो इस रेवेन्यू को जनरेट करने में हमें कितना खर्च करना पड़ा, 20 लाख रुपीज को।
तो ये मैचिंग प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं उस रेवेन्यू को पहले मैच करेंगे, उस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो हमें कॉस्ट आई है या जो हमारा एक्सपेंस हुआ है उससे हमें मैच करेंगे, तब जाकर हम कैलकुलेट करेंगे हमें कितना इनकम हुई है। जैसे 25 लाख का रेवेन्यू हमें मिला और 20 लाख रुपीस हमारे एक्सपेंस हुए, तो टोटल जो हमारी इनकम है वो कितनी है, 5 लाख रुपीस की। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, इसको डबल एंट्री सिस्टम, आपकी जो बुक है, बुक के स्टार्टिंग में फ्रंट पेज पे नाम दिया हुआ है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ही होता है। ठीक है, हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करते हैं वो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करते हैं, ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है उन सभी ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट कम से कम 2 अकाउंट्स में पड़ता है। एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज करो हमने एक फर्नीचर परचेज किया कैश, तो एक इफेक्ट पड़ेगा फर्नीचर में और एक पड़ेगा कैश में। फर्नीचर फर्म के अंदर आ रहा है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से फर्नीचर के अकाउंट को तो हम कर देंगे डेबिट, और कैश हमारे पास से जाएगा, मींस फर्म से जा रहा है, तो उस केस में कैश को हम कर देंगे डिक्रीज। ठीक है, तो वहां पर ये प्रिंसिपल काम करेगा कि एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। देखिए ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल जो है वो कुछ कुछ मैच करता है हमारा अक्रूवल अजम्पशन से। अक्रूवल अजम्पशन से रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू जब हम किसको हम जब रेवेन्यू को जनरेट करते हैं तो उसको हम तभी उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, भले ही वो उससे हमें पैसा मिला है या नहीं मिला है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमने कोई रेवेन्यू जनरेट किया हम उसको तुरंत रिकॉर्ड कर देंगे इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। क्योंकि सपोज करो, मान लिया सपोज करो हमने क्या किया, 1 लाख रुपए के गुड्स को हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो जैसे हमने गुड्स को सोल्ड किया हमारा रेवेन्यू जनरेट हो गया 1 लाख का, यानी उस रेवेन्यू को हम क्या करेंगे, बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे, क्योंकि उसको रिकॉग्निशन प्राप्त हो गई है, हम उसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। भले ही उसकी पेमेंट हमें फ्यूचर में मिलेगी, ठीक है, क्योंकि हमने उसको सेल किया है क्रेडिट में, तो फ्यूचर में हमें उसको पैसा मिलना है, बट हमने सेल तो कर दी है, हमारे पास से गुड्स चला गया, तो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, तो इसलिए उसको हम रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट है लास्ट, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। वेरीफाइबल वर्ड बना है वेरीफाई से। ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो उनको वेरीफाई किया जा सकता है। ठीक है, ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो वेरीफाई नहीं हो सकती है हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो नॉर्मली होता क्या है, बिजनेस में हमें सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि अगर हमने गुड्स खरीदा है तो उसकी हम क्या करते हैं, गुड्स हमने परचेज किया तो उसका जो बिल होगा वो हम उसको एज ए एविडेंस के रूप में रख लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी हमें शो करना पड़े कि हमने गुड्स जो खरीदा था उसको वेरीफाई करना पड़े तो हम उस बिल को क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो जितनी भी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है, जैसे हमने किसी को पेमेंट की, हमने तो पेमेंट किए बदले में हम उससे क्या करेंगे, उससे स्लिप ले लेंगे, तो ये सब चीजें होती हैं, ये एक तरह से वेरीफाई करने में यूज की जाती हैं एज ए एविडेंस। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस में हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो वेरीफाइबल होती है, मींस उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वेरीफाई नहीं की जा सकती तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी जो चैनल है ये पसंद आया तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।